अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर सहर फातिमा। आज मैं बात करूँगी हेमरॉइड्स के बारे में। हेमरॉइड्स क्या होते हैं, किन लोगों में हेमरॉइड्स हो जाते हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या है और क्या हमेशा ऑपरेशन ही हेमरॉइड्स का इलाज है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डॉक्टर से मुआयने के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट लें और क्लिनिक पर तशरीफ लाएं, या फिर घर बैठे ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन के जरिए मशवरे के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हेमरॉइड्स क्या होता है? हेमरॉइड्स या पाइल्स बेसिकली एनस या रेक्टम के पास स्वेलन वेन्स की कलेक्शन होती है, यानी नसों का गुच्छा जो है वो वहाँ पे बन जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। जिनको हेमरॉइड्स होते हैं उनकी कंप्लेन ये होती है कि जब वो पखाना करते हुए स्ट्रेन करते हैं तो वहाँ पे उनको लगता है कि कोई चीज़ बाहर सी आ रही है या कुछ गुठली सी बनी हुई है, और इसके अलावा उनको दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, स्कूल पास करते हुए बहुत तकलीफ़ के साथ उनका स्कूल पास होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्कूल पास करने के दौरान उनको वहाँ से खून निकलता है। हेमरॉइड्स इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी, और आमतौर पर इनके सिम्टम यही होते हैं कि हेमरॉइड्स होने की वजह से पेशेंट को पखाना करने में तकलीफ़ होती है, वो स्ट्रेन करता हो, कॉन्स्टिपेशन रहती हो बार बार, और वहाँ पे इचिंग और बर्निंग होती है। अगर ये हेमरॉइड्स लॉन्ग टर्म रहते हैं और उसके साथ कॉन्स्टिपेशन भी होता है तो एनल फेजर की जो अंदर का म्यूकोजा होता है वो रप्चर हो सकता है, और उसको हम कहते हैं वो एनल फेजर बन जाता है। ये एनल फेजर ब्लीड कर सकता है। एनल फेजर में अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो कभी कभी ये बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग भी हो जाती है, और फिर ये इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है। हेमरॉइड्स होते किन लोगों को हैं? हेमरॉइड्स आमतौर पे लोगों को अपनी फिज़िकल फिटनेस ना होने की वजह से, प्रॉपर डाइट ना होने की वजह से होते हैं। हेमरॉइड्स उन लोगों को ज़्यादा होते हैं जो कि मोटे होते हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी हेमरॉइड्स होने के चांसेस होते हैं क्योंकि उनका प्रेगनेंसी में वज़न बढ़ता है। इसके अलावा वो लोग जो पानी कम पीते हैं, लो फाइबर डाइट लेते हैं, वो लोग जो टॉयलेट में बहुत देर तक बैठते हैं, जो लंबा स्ट्रेन करते हैं, जो हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, उन सबको भी हेमरॉइड्स हो सकता है। हेमरॉइड्स की ट्रीटमेंट क्या है? हेमरॉइड्स की ट्रीटमेंट यूजुअली आप घर बैठे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए लोकल पेन किलर क्रीम दिया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया या एनाल्जेसिया क्रीम देते हैं जिससे आपको नीचे दर्द ना हो। इसके अलावा कुछ और क्रीम्स दी जाती हैं ताकि हेमरॉइड्स की सूजन थोड़ी कम हो जाए और आपके लिए इसके साथ टॉलरेट करना ईजी रहे। इसके अलावा अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए आपको लैक्सेटिव्स लेनी पड़ती हैं, यानी वो शरबती दवाएं देते हैं जिससे आपका पखाना नॉर्मल रहे और सख्त पखाना ना हो या कॉन्स्टिपेशन ना हो। इसके अलावा यूजली हम पेशेंट को अस्बकोल इस तरह की कुछ चीज़ें देते हैं जो उनको फाइबर कंटेंट उनके स्टूल में बढ़ाए ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो और वहाँ पे जो हेमरॉइड्स हैं वो ज़्यादा डैमेज ना हो। इसके अलावा हम पेशेंट को हॉट सिट्स बाथ भी रिकमेंड करते हैं। हॉट सिट्स बाथ का मतलब है कि आप नीम गर्म पानी में अपने हेमरॉइड्स को डिप करें या नीम गर्म पानी में बैठें, ताकि उससे हेमरॉइड्स एक तो सूजन कम होती है, दूसरा नीम गर्म पानी में बैठने से पेन भी कम होता है। तो वो भी हम रिकमेंड करते हैं पेशेंट को कि घर में 3 से 4 दफ़ा नीम गर्म पानी में बैठें, जिसको हम कहते हैं हॉट सिट्स बाथ लें। अगर पेशेंट को एनल फेजर हो जाए, यानी उसके म्यूकोजा में कट आ जाए, तो फिर उसका ब्लीडिंग होने लगती है, और अगर इनिशियली थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है तो उसका यही इलाज होता है कि हम लोकल क्रीम्स देते हैं ताकि पेशेंट को दर्द ना हो, स्टूल सॉफ्टनर देते हैं ताकि स्टूल आराम से पास हो और फेजर ज़्यादा ना बढ़े, और कभी कभी ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए भी दवा देते हैं। लेकिन अगर एनल फेजर से ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए, एनल फेजर ज़्यादा बड़ा हो जाए, तो फिर इसकी सर्जरी की जाती है। एनल फेजर के लिए मज़ीद आप अपना वेट कम करें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, बहुत देर तक अपने टॉयलेट्स में बैठे ना, स्ट्रेन नहीं करें। एनल फेजर की ट्रीटमेंट अगर मेडिकल नहीं हो पाती तो फिर हम सर्जरीज करते हैं। डिफरेंट सर्जरीज अवेलेबल हैं, और ये आमतौर पर डे केयर सर्जरी होती हैं, 24 घंटे में पेशेंट घर चला जाता है। सर्जिकल प्रोसीजर भी हैं, इसको कॉटरी भी होती है, इसका रबर बैंडिंग भी होती है, इसको लेज़र से भी ट्रीट किया जाता है। तो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं जो हेमरॉइड्स की सर्जरी के लिए किए जाते हैं, और यूजुअली ये डे केयर सर्जरी होती है। और जिन केसेस में हेमरॉइड बहुत ज़्यादा हों, बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो गए हैं, स्ट्रेंगुलेट हो रहे हों या फिर एनल फेजर हो, उन केसेस में सर्जरी कराना ही बेहतर होता है। अगर आप हेमरॉइड्स की ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा?
हेमोरेज की ट्रीटमेंट अगर नहीं करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि हो सकता है वो स्ट्रैंगुलेट हो जाए, फिर ये मेडिकल इमरजेंसी होती है। एनल फीजर हो सकता है जो बढ़ जाए, ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगे, फिर ये अगेन एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसके अलावा अगर आप इसकी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो पेशेंट कॉन्स्टेंट दर्द में रहता है, पेशेंट को बार बार कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से फिर उसका एनल फीजर भी हो जाता है, हर दफ़ा स्टूल पास करने के बाद उसको बर्निंग होती रहती है, और इन हेमोरॉइड्स में इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हैं। इसलिए अगर हेमोरॉइड्स आपको हैं तो इसकी ट्रीटमेंट ज़रूर लें, इधर मेडिकल और इधर सर्जिकल। हेमोरॉइड्स को डायग्नोज कैसे किया जाता है? जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कोशिश करते हैं कि डायग्नोसिस ज़रूर करें, इन्वेस्टिगेट करवा के देखें कि जो हम डायग्नोसिस समझ रहे हैं वही है, कोई और डायग्नोसिस तो नहीं है, या अनफॉर्चुनेटली हम कोई और चीज़ मिस तो नहीं कर रहे हैं। हेमोरॉइड्स की इन्वेस्टिगेशन में यूजुअली अगर पेशेंट एनीमिक होता है, खून कम होता है, तो हम पेशेंट का ब्लड की रिपोर्ट करा के देखते हैं, और इसके अलावा जो लोकल एग्जामिनेशन होता है वो हमें बता देता है कि पेशेंट को हेमोरॉइड्स है या फिशर है कि नहीं। जहाँ हम ज़रूरी समझते हैं वह एनोस्कोपी करते हैं, कैमरा डाल के देखा जाता है कि एनस में फिशर कहाँ है, और अगर हमें लगता है कि सिग्मॉइड में कोई प्रॉब्लम है या कोई कोलोन की प्रॉब्लम है तो ऐसे केशन में सिग्मॉइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी की जाती है। ख़ासतौर पर वो केसेस जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है वहाँ हम यूजुअली अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करा के देखते हैं कि हमारे गट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसको हम लार्ज या स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हो जिसको हम अनफॉर्चुनेटली हेमोरॉइड समझ के मिस कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हमें डाउट होता है कि पेशेंट को ब्लीडिंग किसी और रीज़न से हो रही है तो हम कोलोनोस्कोपी करते हैं, क्योंकि खुदा न खासा ये ब्लीडिंग कोलोन कैंसर, अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर क्रोहन डिजीज़ की वजह से भी हो सकती है, तो उसको रूल आउट करना ज़रूरी होता है। बहुत से पेशेंट हेमोरॉइड्स की सर्जरी इस डर से नहीं कराते कि अगर हेमोरॉइड्स की सर्जरी करा लेंगे तो दोबारा हो जाएगी। जैसे मैंने अभी कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आपकी लाइफस्टाइल का है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हेमोरॉइड्स ना हो या सर्जरी करने के बाद दोबारा ना हो, या आप चाहते हैं कि आपको हेमोरॉइड्स का इलाज हो सके, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना वेट मेंटेन करें, वज़न कम करें, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, हाई फाइबर डाइट लें, लो फाइबर डाइट को अवॉइड करें। इसके अलावा टॉयलेट सीट पे बहुत ज़्यादा देर नहीं बैठें, स्ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा नहीं करें, और अगर आपको हेमोरॉइड्स की कोई प्रॉब्लम लगती है तो उसी वक्त डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि इनिशियल अगर आप स्टेज में हों तो इसको मेडिकल ट्रीट किया जा सकता है। ये कुछ छोटी छोटी प्रिकॉशंस हैं जिनको करके हम हेमोरॉइड की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट को बहुत इंपॉर्टेंस दें, पानी का इंटेक ज़्यादा करें, हाई फाइबर डाइट लें, और इसके अलावा मोबिलिटी रखें, अपने वज़न को कंट्रोल करें। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में आपको बहुत सारी और प्रॉब्लम से भी बचाती हैं। अगर आपको हेमोरॉइड्स के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में मालूमात लेनी हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप घर बैठे मेरे साथ टेली मेडिसिन पे वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, या मुझे मेरे क्लिनिक पे विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।